हेलो फ्रेंड्स, 50-50 सदाबहार जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको आगामी एग्जाम्स के कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। बीपीएससी पीटी एग्जाम्स के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार सिविल कोर्ट के लिए, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, टीएस की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा। और बता दें कि 134वां नंबर से प्रैक्टिस चल रहा है 50 क्वेश्चन का। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, विदाउट सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन किया हुआ भी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जो कि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से आप जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ इसका आप ले सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। आगामी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर रेगुलर आप वीडियो को देखते हैं तो आप इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम्स के लिए कंटेंट को हम तैयार करते रहेंगे आपके लिए, और इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट को तैयार करेंगे कि आगामी एग्जाम्स में निश्चित तौर पर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ऐसा लगता है कि वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सकता है तो इसे शेयर कीजिएगा। आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए खूब मेहनत से तैयार करते हैं कंटेंट को। आपके द्वारा दिया गया हुए हमें समर्थन, सपोर्ट जो है वो लाइक होगा, और इसके एवज में हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे इस आधार पर कि आपको आगामी एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर से प्रैक्टिस का। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? मालेगांव समिति का गठन जो है वो किया गया था सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार का सुझाव देने हेतु। अब जरा देखिएगा, मालेगांव समिति जो है वो मालेगांव समिति का गठन कब किया गया था, जरा इसकी ओर हम लोग गौर करेंगे। मालेगांव समिति क्या था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, इस चीज पर भी जरा गौर कीजिएगा। तो सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुधार के लिए मालेगांव समिति का गठन जो है वो 15 अक्टूबर 2010 को श्री बाय एच मालेगांव की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने जनवरी 2011 में आरबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इस रिपोर्ट में मालेगांव ने तर्क दिया था कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने गरीबों की उपेक्षा की है, अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। क्लियर? दूसरा है ऑप्शन नंबर ए में चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती समिति जो है इसका गठन प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए दिसंबर 1982 ईस्वी में गठन किया गया था। क्लियर? इसके लिए तो मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए चक्रवर्ती समिति का गठन सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में किया गया था। क्लियर? 1982 ईस्वी में दिसंबर महीने में। नेक्स्ट है नरसिम्हन समिति। अब इस नरसिम्हन समिति को वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के दृष्टि से जून 1991 ईस्वी में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में किया गया था। HR खान समिति की बात करेंगे तो इस समिति का गठन आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून रशीद खान की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश नीति में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में फ्रेंड्स इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा आप, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन किया हुआ मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, और आगामी एग्जाम्स के लिए हम आपके लिए कंटेंट एक ग्रुप में एक कलेक्शन के तौर पर क्वेश्चन को डालेंगे, ताकि आपको बिहार पुलिस के एग्जाम्स के लिए या बिहार दरोगा के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत में किस पाषाण युग को होमो सेपियंस समूह के लोगों के साथ निकटता से जोड़ा जा सकता है? पूर्व पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और बाद में नव पाषाण काल। ये 3 पाषाण काल हुए। क्लियर? तो पूर्व पाषाण काल के जो होमो सेपियंस थे जाति के लोग, उसके साथ निकटता से जोड़ा जा सकता है भारत के पाषाण युग को। पूर्व पाषाण काल जो है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। इस काल का अवशेष जो है ज्यादातर अफ्रीका में और पश्चिमी यूरोप में देखने को मिलता है। कई विद्वान का ऐसा मानना है कि निएंडरथल जैसे पूरा पाषाण काल के पुरुषों ने इस अवधि में योगदान दिया। भारत में इस युग का होमोसेपियंस यानी कि पूर्व पाषाण युग का होमोसेपियंस समूह के लोगों से जोड़ा जा सकता है। भारत में होमोसेपियंस का उद्भव जो है वो 30,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था? तो महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना जो है वो अल्फ्रेड वेगनर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। अब ये महाद्वीपीय प्रवाह क्या है, जरा इसको समझिएगा। 1911 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा
महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों ने एक एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान बनाया और इसका नाम पैंजिया रखा गया। यह पैंजिया जो था वो महासागरीय जल पर तैरता हुआ भू क्षेत्र था और जो महासागर विशाल महासागर से घिरा हुआ है वो विशाल महासागर को पैंथालासा कहा गया। क्लियर? तो पैंथालासा विशाल महासागर और उसमें पाए जाने वाले पैंजिया जो जल पर तैरता हुआ था, जुरासिक काल में यही पैंजिया जो है यानी कि आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ और यह विभाजन जो है वो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया और यही दोनों आगे चलकर छोटे महाद्वीपों में टूटना जारी रहा जो वर्तमान समय में मौजूद महाद्वीप को देख पाते हैं। अल्बर्ट वेगनर जो है या अल्फ्रेड वेगनर जो है इनके द्वारा पूर्णतः विकसित होने से पहले मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने से पहले 1596 ईस्वी में अब्राहम आर्टेलिस द्वारा इस प्रस्ताव को सामने रखा गया था। सिद्धांत जो है वो महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित सिद्धांत अब्राहम आर्टेलियस के द्वारा भी दिया गया था 1596 ईस्वी में। साथ ही ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है पार्कर। तो पार्कर और मॉर्गन ने भूगोल में टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत दिया था। प्रेट और एरी ने भू संतुलन की परिकल्पना को प्रस्तुत सबसे पहले किया। आर्थर होम्स ने संवहन धारा का सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान बनाने के लिए कई देशों के संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ा गया, उसको शामिल किया गया और तब जाकर भारतीय संविधान को तैयार किया गया। तो उसी के तहत क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के संविधान से कौन सा उपबंध लिया गया है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा विस्थापित प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जरा ध्यान दीजिएगा, संसदीय विशेषाधिकार की बात जो है वो ब्रिटेन के संविधान में किया गया था और इसी संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो यूएसए अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को लिया गया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जरा ध्यान दीजिएगा, तो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ही शामिल किया गया है। जबकि ध्यान देंगे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो ध्यान देंगे वो जर्मनी के वाइमर संविधान से जोड़ा गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा संसदीय विशेषाधिकार क्या है जरा इसको समझिएगा। तो ये एक ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जो संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक तौर पर मिले हुए होते हैं और साथ ही सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी मिले हुए होते हैं। संविधान में इनका जिक्र अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है अविकसित कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो सबसे पहले इस पृथ्वी पर देखा गया था। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और आर्कियो को शामिल किया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों एकल प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान माने जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करेंगे तो इसकी विशेषता है इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बाइनरी विखंडन इसमें होता है। आकार इसका 1 से लेकर 10 माइक्रोन के बीच होता है। थैलेक्वाइड में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में शामिल किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसे अविकसित कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिहार के सारण प्रशासनिक विभागों का इसमें से मुख्यालय रहा है? तो सारण प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय जो है वो छपरा है। ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य को 9 प्रशासनिक प्रभाग जिसे प्रमंडल कहा जाता है, 9 प्रमंडल में कुल 38 जिलों में 101 उपखंड जिसे अनुमंडल कहा जाता है। तो 101 अनुमंडल में और 534 मंडल में और 19 नगर निगमों में 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत में विभाजित किया गया है। 9 प्रशासनिक मुख्यालय की अगर बात करें यानी 9 प्रमंडल जो है उसके मुख्यालय की बात करें तो ध्यान रखेंगे प्रमंडल की पहले ध्यान रखेंगे। 9 प्रमंडल है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। इसमें से 5 ऐसे प्रमंडल है जिसका मुख्यालय उसके नाम पर ही स्थित है। जैसे पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में ही स्थित है, साथ ही दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा में स्थित है। इसके अलावा पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया में स्थित है,
भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर में स्थित है और मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर में स्थित है। इसके अलावा 4 और प्रमंडल भी ध्यान रखेंगे। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा में है, सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा में है और मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। निपुण भारत योजना किस प्रकार का योजना है, पहले इसको पढ़ लीजिएगा। तो शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2021 में निपुण यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विथ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमर्सी है, इसको लॉन्च किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जुलाई 2021 में। यह निपुण योजना जो है, इसके माध्यम से सन 2026 से 27 तक सभी बच्चे जो 3 से लेकर 9 वर्ष के बच्चे होंगे उसको तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन जो है वो स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। यह निपुण यानी निपुण भारत मिशन स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगा। ध्यान दीजिएगा, नई आर्थिक शिक्षा, नई जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसे 2020 में लॉन्च किया गया है। और ध्यान दीजिएगा, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में बदलाव करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। क्लियर। अब जरा पढ़िएगा, कथन क्या कहता है, निपुण उन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है जो 3 से 9 वर्ष की आयु के बीच आते हैं। बिल्कुल सही है निपुण के बारे में। 3 स्तरीय कार्यान्वयन रणनीति है निपुण, राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर और सरकारी स्कूली स्तर पर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि निपुण जो है इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। क्लियर। तो ये 3 स्तर पर, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय, जिला और स्कूल स्तर पर इसे लागू किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा निपुण के बारे में। निपुण भारत योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है। और निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमर्सी है। बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की विशेषता इसमें से नहीं है। तो नागर शैली की विशेषता आप जरा समझेंगे। प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण कला शैली के आधार पर भारत को कुल 3 भागों में बांटा गया था। एक नागर शैली जो उत्तरी शैली जिसे कहा जाता है, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला शैली इसमें प्रचलित थी, नागर शैली कहलाती थी, जो जम्मू कश्मीर से लेकर महानदी घाटी तक मंदिर निर्माण कला शैली प्रचलित थी। अतः इसलिए इसे उत्तर भारतीय शैली कहा जाता है या उत्तरी शैली के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और गुजरात का सूर्य मंदिर एवं ओसियन मंदिर को शामिल किया जाता है। बेसर शैली की बात करेंगे तो बीच की शैली, मतलब भारत के बीच बीच वाला जो है, यानी कि महानदी घाटी से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक, ये मध्य भारत हो गया, तो इसको कहेंगे बीच वाली शैली, मंदिर निर्माण कला शैली। क्लियर। या इसी को मिश्रित शैली कहा जाता है। इसमें से उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली यानी द्रविड़ीय शैली दोनों को मिलाकर मंदिर निर्माण किया जाता था। इस मंदिर कला शैली का विकास मध्य भारत में महानदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक किया गया था। इसके अंतर्गत एलोरा का कैलाश मंदिर, एहोल का मंदिर, बेलूर का द्वार समुद्र मंदिर और सोमनाथपुरम का मंदिर को शामिल किया जाता है। द्रविडियन शैली की बात करें जिसे दक्षिणी शैली कहा जाता है, यह मंदिर कला शैली जो है वो दक्षिण भारत में प्रचलित थी, जो कृष्णा नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत कांची का कैलाश मंदिर और तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर को शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, नागर शैली की विशेषता के अंतर्गत प्रमुख तत्व जो गोपुरम है वो शामिल नहीं किया गया था। ये दक्षिण भारत मंदिर निर्माण कला शैली में प्रचलित थे गोपुरम। द्रविडियन शैली जिसे कहा जाता है, गोपुरम द्रविडियन शैली का मुख्य विषय हुआ करता था, जिसे विमान शैली भी कहा जाता था। दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण कला शैली प्रचलित थी उसमें विमान शैली का प्रचलन या गोपुरम का प्रयोग किया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। तो जिला कलेक्टर जो होता है वो जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। जिला योजना समिति जो है वो 10 सदस्यों का एक समिति होता है और यह समिति के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रभारी मंत्री होते हैं, जबकि ध्यान देंगे इसके पदेन सचिव जो होते हैं वो कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं वो इसके पदेन सचिव। क्लियर। जिला योजना समिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ZD में जिला योजना समिति का उल्लेख मिलता है। इसका कार्य जिला के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करना होता है। जिला कलेक्टर के मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन की निगरानी करना, भू राजस्व एकत्र करना और जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय इनमें से क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विस। दूसरा है न्यूनतम स्टॉक का रखरखाव यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहा जाता है। तीसरा है बफर स्टॉक का रखरखाव। ये तीनों ही नीतियों को लागू करता है भारत सरकार कृषि विपणन प्रणाली में सुधार हेतु। तो तीनों के तीनों आंसर जो हो जाएगा कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करने के लिए सही है। अब जरा देखिएगा बारी बारी से, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विस क्या है? तो इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, इसका उपभोग मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली होता है, जिसके तहत गरीब बस्तियों में जो कम सस्ते दामों पर अनाज को उपलब्ध कराया जाता है और विभिन्न प्रकार के सामग्री जो पीडीएस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है सस्ते दामों पर। क्लियर। दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। ये भी कृषि विपणन प्रणाली में सुधार हेतु भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया एक विधि होता है। एमएसपी जो है वो एक प्रकार का दर होता है, रेट होता है, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीद लेती है। उस रेट पर किसानों से फसल खरीद लेती है और वह जो रेट होता है वो आमतौर पर किसानों के उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना अधिक होता है। क्लियर। जिस पर वह भारत सरकार उस अनाज को खरीदता है। इसके तहत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा कुल 24 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। बफर स्टॉक की बात करेंगे तो चावल, गेहूं आदि जैसे कुछ वस्तुओं के एक मूल को संदर्भित करता है और इसको बफर स्टॉक कर लिया जाता है। कब, किस समय के लिए? तो जब सूखा पड़ेगा, जब बाढ़ पड़ेगा, जब अकाल युद्ध के समय ऐसा स्थिति अकाल पड़ जाएगा, तो ऐसे स्थिति में इसी बफर स्टॉक में रखा हुआ चावल और गेहूं का वितरण भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए एक रणनीति के अंतर्गत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं? वो है मध्यमंडल में। देखेंगे हमारे पृथ्वी के नीचे से ऊपर की ओर वायुमंडल में जाते हैं तो 5 परत देखने को मिलता है। एक मिलता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा होता है मीजोस्फेयर, चौथा होता है आइनोस्फेयर और पांचवा होता है एक्सोस्फेयर। यानी ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल। क्लियर। क्षोभ मंडल होता है। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है समताप मंडल, मीजोस्फेयर का मध्य मंडल, आइनोस्फेयर आयन मंडल और एक्सोस्फेयर का बहिर्मंडल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से मध्य मंडल जो है, बीच वाला मंडल जो है ना, बीच वाला मंडल जो है, इसमें गैसों का खूब आवरण पाया जाता है, ज्वलनशील गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण से उल्का पिंड जब ऊपर से बाह्य अंतरिक्ष से आता है और मध्य मंडल में प्रवेश करता है तो यहाँ पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों के घर्षण के कारण उल्का पिंड भी जल उठता है। अतः यही कारण है कि कहा जाता है कि मध्य मंडल में जैसे ही उल्का पिंड आता है तो यहाँ पे वह जल उठता है। क्लियर। अब क्षोभ मंडल की अगर बात करेंगे बारी बारी से, तो क्षोभ मंडल जो होता है मौसम परिवर्तन संबंधी घटना के लिए जाना जाता है। इसमें मौसम जब भी परिवर्तन होता है तो इसमें भी चेंजेज आ जाता है इस मंडल में, जिस कारण से इसे परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्षा का होना, आंधी तूफान आ जाना, बर्फबारी हो जाना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में संभव हो पाती है। क्लियर। और यह क्षोभ मंडल औसतन ऊंचाई इसकी हमारी धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है और ठंडे के दिनों में घट जाती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ठंडे के दिनों में प्रदूषण जो होता है वो घट जाता है। क्लियर। क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पर जो होती है वो कम होती है और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। यानी कि कह सकते विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो होती है वो अधिक होती है और दोनों ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है। समताप मंडल की बात करेंगे तो समताप मंडल जो होता है तो पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 15 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में कार्य किया जाता है, क्योंकि इसी में ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में ही। समताप मंडल में मौसम परिवर्तन संबंधी किसी भी प्रकार की घटनाएं नहीं घटती है, जिसके कारण से इसे शांत मंडल कहा जाता है और वायुयान की उड़ान के लिए उचित माना जाता है। आयन मंडल की बात करेंगे तो इसमें 3 प्रकार का लेयर पाया जाता है जो संचार संप्रेषण के लिए उत्तरदायी होता है। डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। डी से होता है दीर्घ रेडियो तरंग को, यह लेयर इस मंडल में 3 प्रकार का लेयर। डी लेयर जो होता है वो दीर्घ रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है। ई लेयर जो होता है वो मध्यम रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है और एफ लेयर जो होता है
वो निम्न लघु रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है, जिसके कारण से हम लोग संचार संप्रेषण का उपयोग कर पाते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि का उपयोग कर पाते हैं। तो इसलिए इसे संचार मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई जो हमारे धरातल से होती है वो 80 से लेकर 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट किया गया है? ध्यान देंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 22 और 23 में किया गया है। क्लियर, 22 एवं 23 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में किया गया है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 32 में किया गया है, और समानता का अधिकार जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया है। और इसी समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 18 के तहत, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। क्लियर, तो 17 के तहत यानी 14 से लेकर 18 तक जो है वो समानता का अधिकार की चर्चा करता है, और इसी समानता के अधिकार में अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 के तहत अवैध करार कर दिया गया है। क्लियर, बारी बारी से देख लेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थान पर जाने से आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि राज्याधीन नौकरियां या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इसका किसी भी स्वरूप में आचरण निषिद्ध कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, अपवाद में है शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर, यानी शैक्षणिक रूप से अर्जित किया गया भारत सरकार के द्वारा दिए गए उपाधि को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोशिकाओं को किसी विलयन में रखा जाता है और शुद्ध परिणाम होता है कि कोशिका फूल जाती है, मतलब यह है कि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाए और उस विलयन में वह कोशिका जो है वो फूल जाती है, तो विलयन कौन सी होती है? इसका मतलब है कि विलयन जो है वो अल्प पराशरी विलयन का उदाहरण होता है, जिसमें कोशिका फूल जाती है। सम पराशरी विलयन क्या होता है? तो इसमें विलय की समान सांद्रता होती है। सम पराशरी विलयन का कारण कोशिका न तो सिकुड़ती है और न ही फूलती है, क्योंकि नाम से भी स्पष्ट है, सम पराशरी विलयन मतलब सांद्रता इसमें समान रूप से पाई जाती है और न तो कोशिका सिकुड़ती है और न ही इसमें फूलती है। अल्प पराशरी विलयन जो होता है उसमें विलय की उच्च सांद्रता होती है, या अल्प पराशरी विलयन के विपरीत होता है। ध्यान दीजिएगा, अम्लीय विलयन किसे कहा जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो होती है वो उच्च होती है। और कहा किसे जाता है अम्लीय विलयन? तो यदि किसी पदार्थ का घुलना साम्य को इस प्रकार से विस्थापित करे कि साम्य अवस्था पर हाइड्रोलियम आयन सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता से अधिक हो, तो विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि के सबसे प्रसिद्ध और अक्सर सचित्र चित्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कौन सा है? तो अवलोकितेश्वर जो है वो अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि के सबसे प्रसिद्ध और अक्सर सचित्र चित्रों में पाए जाते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान देंगे, बोधिसत्व के कई रूप होते हैं, जैसे बोधिसत्व मैत्रेय, बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व वज्रपाणि और बोधिसत्व मंजूश्री। बारी बारी से देखेंगे तो बोधिसत्व मैत्रेयी जो होता है वह एक भविष्य का बोधिसत्व है, यह एक भविष्य का बोधिसत्व है, जो ऐसा माना जाता है कि मैत्रेय अभी भी बुद्ध नहीं है और तुषिता स्वर्ग में रहते हैं। यह बोधिसत्व का एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व लाफिंग बुद्धा का प्रतिनिधित्व करता है। बोधिसत्व पद्मपाणि की बात करेंगे तो पद्मपाणि एक बोधिसत्व या बुद्धत्व के पथ पर चलने वाला व्यक्ति है। ये बुद्ध की करुणा को दर्शाते हैं और इनके हाथों में कमल का फूल है। बोधिसत्व वज्रपाणि की बात करेंगे तो यह बुद्ध की शक्ति को दर्शाता है और इनके दाहिने हाथ में वज्र है, इन्हें ध्यानी बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। बोधिसत्व मंजूश्री जो है यह बुद्ध का बोधिसत्व है, यह महायान बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित छवियों में से एक है। यह बौद्ध मठों के ध्यान कक्ष, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष में अक्सर मंजूश्री बोधिसत्व की छवि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग बिहार के मैदान का हिस्सा इसमें से नहीं है? तो बिहार के मैदान का हिस्सा दो ही है, एक उत्तरी मैदान और दूसरा दक्षिणी मैदान। पूर्वी मैदान जो है वो बिहार के हिस्से के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिहार के मैदानी उत्तरी पहाड़ों और दक्षिणी पठार क्षेत्र के बीच स्थित है, जो उत्तर से दक्षिण में 150 मीटर समुच्चय रेखा से घिरा हुआ है। बिहार को दो ही मैदानी भाग में बांटा गया है, एक उत्तरी मैदान और दूसरा दक्षिणी मैदान। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि कौन सा जिला जो है वो उत्तरी मैदान के अंतर्गत शामिल किया जाता है और कौन सा जिला जो है
वो दक्षिणी मैदान के अंतर्गत शामिल किया जाता है बिहार के। तो ध्यान देंगे, उत्तरी मैदान पूर्व और पश्चिमी चंपारण में स्थित है और इसके अंतर्गत समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार जिलों को शामिल किया जाता है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उत्तरी मैदान में जो नदी प्रवाहित होती है वो है सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानदी है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी मैदान की अगर बात करें बिहार का, तो उत्तरी मैदान की तुलना में यह संकरी यानी कि काट छाट वाला मैदान है और यह त्रिकोणीय भी है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई पहाड़ी पाया जाता है, जैसे कि गया वाला पहाड़ी, राजगीर का पहाड़ी, गिरिया की पहाड़ी, बिहार शरीफ की पहाड़ी, शेखपुरा की पहाड़ी, जमालपुर की पहाड़ी और खड़गपुर की पहाड़ियां। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 20 मिनट का है, इसे 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा? अब ध्यान दीजिएगा, अर्ध आयुकाल जब 20 मिनट है यानी कि 100 और इसको 50% होने में कितना समय लगता है? 20 मिनट का समय लगता है। अब बच गया 50%, तो इस 50 जो है इसको 25% होने में यानी इसका आधा होने में कितना लगेगा? फिर 20 मिनट का समय लगेगा। क्लियर। तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 75% हुआ। टोटल कितना समय लगा? 40 मिनट का समय लगा। क्लियर। तो आपका सही आंसर जो होगा वो 40 मिनट का समय लगेगा 75% होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 19 मई 2023 को किया गया था। इसके लिए पटना के ज्ञान भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाओं को पूरे वेतन के साथ कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई है? तो वो 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था और पेमेंट के साथ किया गया है। क्लियर है, यानी 84 दिन का मातृत्व अवकाश का हकदार है। ध्यान दीजिएगा, अगस्त 2016 में इसमें बदलाव किया गया। राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में और मार्च 2017 में लोकसभा के द्वारा पारित किया गया इसी अधिनियम को। और इस अधिनियम में नया कानून जोड़ा गया कि मातृत्व अवकाश जो होगा कार्यकारी महिला को वो मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ा दिया गया और 26 सप्ताह इसको कर दिया गया है। इसके तहत ही प्रसव पूर्व अवकाश जो है यानी प्रसव होने से पूर्व 6 से 8 सप्ताह का अवकाश इनको दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ के किस गुण पर उत्प्लावन परिणाम निर्भर करता है? वो है घनत्व पर। ध्यान दीजिएगा, वो पदार्थ जो है उसके गुण पर उत्प्लावन बल का परिमाण निर्भर करता है, घनत्व पर। अब ये समझिएगा कि उत्प्लावन बल किसे कहा जाता है, थ्रस्ट फोर्स किसको कहा जाता है? तो किसी तरल या द्रव्य या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर जो लगता है बल द्रव्य के द्वारा, उसे ही उत्प्लावन बल कहा जाता है। क्लियर, जिसके कारण से वह तैरता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है या उत्प्लावन बल का सिद्धांत क्या कहता है? यदि कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूर्णतः रूप से डूबी हुई है तो उसके भार में आंशिक जो कमी आएगी ना, उसी को कहा जाता है भार में यही कमी जो होगा उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काम में या किसके कार्यकाल में दिल्ली पहली बार एक राज्य की राजधानी बन गई थी? यहाँ काम हटा के कार्यकाल कर दीजिए। कार्यकाल, किसके कार्यकाल में दिल्ली पहली बार एक राज्य की राजधानी बन गई थी? तो तोमर राजपूत के कार्यकाल में दिल्ली जो है पहली बार किसी राज्य की राजधानी बन गई थी। तोमर राजपूत 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के अधीन दिल्ली पर शासन किया था। तोमर राजवंश की स्थापना जो है वो अनंग पाल तोमर के द्वारा तोमर राजवंश की स्थापना किया गया था। इसका नाम जो है वो दिल्ली के लौह स्तंभ में अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं किया हुआ है? तो आयन मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं किया हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। यही बात आयन मंडल के बारे में जो है वो गलत किया हुआ है। क्लियर, समताप मंडल के ऊपर स्थित है आयन मंडल, ये बात सही नहीं है। आयन मंडल जो है वो समताप मंडल ताप मंडल के नीचे है। क्लियर, समताप मंडल के ठीक ऊपर नहीं, बल्कि आप ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन, आयन मंडल जो है ताप मंडल के सबसे निचले हिस्से में मौजूद मंडल है। अब ये ताप मंडल क्या है? तो ये पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 700 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह परत सूर्य के बहुत करीब स्थित है। यह 200 डिग्री सेल्सियस या 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तापमान तक पहुंच सकता है। इस परत में
पाए जाने वाले अणुओं का घनत्व बहुत कम होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यह बादल और जल वाष्प दोनों से मुक्त होता है, यानी नहीं पाया जाता, बादल भी नहीं पाया जाता, जल भी नहीं पाया जाता है। अरोरा बोरियोलिस की बात करेंगे और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा बोरियोलिस को नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है और अरोरा ऑस्ट्रेलिस को साउदर्न लाइट कहा जाता है। इसका संबंध जो है इसी आयन मंडल से संबंधित है या तापमंडल से संबंधित है। क्लियर। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ISS जो है इसी मंडल यानी तापमंडल का ही हिस्सा है या परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल जो है उसे स्पैम के नाम से जाना जाता है। स्पैम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग होता है। कभी कभी इसे और भी अधिक सामान्यतः किसी भी अवांछित मेल के लिए के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए में है स्पूफ। स्पूफिंग जिसे कहा जाता है, ईमेल स्पूफिंग, जाली ईमेल। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग स्पैम और फिशिंग हमलों में उपयोगकर्ताओं को एक सोचने के लिए किया जाता है कि संदेश किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से आया है जिसे वे जानते हैं या भरोसा कर सकते हैं। मेल स्पूल की अगर बात करेंगे तो यह ऐसे ईमेल दिखाता है जो वितरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या जिन्हें कोई त्रुटि लौटाई गई है। स्पिनर स्क्रिप्ट जो होता है इसका उपयोग एक नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले डेटा को कैप्चर करने के लिए वैध या अवैध रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसी में भारत सरकार के द्वारा कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाए जाने की बात कही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1992 से लेकर 1997 ईस्वी तक जारी रहा था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। यह योजना एक सफल योजना रही क्योंकि इसमें GDP लक्ष्य आकलित किया गया था 5.6%, लेकिन वास्तविक विकास दर जो है वो अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही थी। इसके लक्ष्य जो थे वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास को ध्यान केंद्रित करना। इसमें विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया था। क्लियर। 8वीं पंचवर्षीय योजना में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पंचवर्षीय योजना को याद कराने के लिए क्या कहते हैं? 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना की संकल्पना सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के मन की उपज थी। 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला, दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक। अब फिर 3 वर्ष का फिर 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 पर 3 यानी 3 साल का अवकाश रहा 1966 से 1969 ईस्वी तक। फिर 1969 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी तक चौथी पंचवर्षीय योजना, और हमने कहा 4 पर 4 साल का एगो पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी तक रहा था। फिर 80 पूरा, अब 78 तक चला, 78 से 80 तक रोलिंग प्लान चला था, और उसके बाद 80 का दशक पूरे रहा था। 1980 से 85, 85 से 80 तक 2 पंचवर्षीय योजना इसमें रहा, और उसके बाद फिर 90 92 पॉकेट में, यानी कि 90 से 92 के बीच अवकाश काल रहा, और फिर 92 से 97 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना चला। इस प्रकार से आगे 97 से फिर 2002 तक, 2002 से फिर 2007 तक, इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना चला। अब क्वेश्चन है, कौन बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा जो है वो नहीं है? बिहार के भौगोलिक विभाजन का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? तो जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में है अरावली, शिवालिक, बिहार के मैदान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, अरावली श्रेणी जो है ना वो बिहार के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अरावली जो है वो राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणियां जो है वो गुजरात, राजस्थान और नई दिल्ली तक फैला हुआ क्षेत्र है। तो अरावली जो है वो बिहार का भौगोलिक विभाजन का हिस्सा नहीं है। बिहार को भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो है शिवालिक श्रेणी और दक्षिणी पठार की श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी की अगर बात करेंगे तो इसका विस्तार बिहार से पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग से 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में छाया हुआ है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। यानी शिवालिक श्रेणी को, भारत के शिवालिक श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। रामनगर का दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा की घाटी, ये सभी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, जो बिहार के प्रथम भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हिस्सा है। क्लियर। दूसरा है दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है यह पूर्व में पश्चिम से बांका में कैमूर जिले के बीच स्थित है। यह कठोर चट्टान जैसे गनीश, विद्वान और ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह कई शंक्वाकार पहाड़ी से युक्त है जो
प्रीशील, रामशिला और जेथियन पहाड़ी जैसे बाथोलीन से बनी हुई क्षेत्र है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिकाभ अंग यानी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक लसिकाभ अंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? किसको प्राथमिक लसिकाभ अंग के अंतर्गत शामिल किया था? पहले समझिएगा लसिकाभ अंग क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है। तो यह ह्यूमन इम्यून सिस्टम, मानव प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है जहां लसिकाभ का उत्पादन परिपक्वता और विस्तार से होता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक लसिकाभ अंग यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और दूसरा होता है माध्यमिक लसिकाभ अंग यानी मिडिल लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राथमिक लसिकाभ अंग के अंतर्गत अस्थिमज्जा और थाइमस को शामिल किया जाता है। थाइमस ग्रंथि और अस्थिमज्जा, बोन मैरो, इन दोनों को प्राथमिक लसिकाभ यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि माध्यमिक लसिकाभ अंग यानी मिडिल लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होता है इसके अंतर्गत लिम्फ नोड, प्लीहा, टॉन्सिल और शरीर की कई श्लेष्म परतों जैसे कि आंत्र में विशेष प्रकार के आंत की जो परत होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है माध्यमिक लसिकाभ अंग के अंतर्गत। इसमें विशिष्ट ऊतक के रूप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में किसके अंतर्गत लाया जा सकता है? संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में किसके अंतर्गत लाया जा सकता है? वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसे लाया जा सकता है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को संविधान के अनुच्छेद 132 के 1, 133 के 1 और 134 के अंतर्गत किसी भी निर्णय के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अनुच्छेद 143 के तहत वर्णित किया गया है, जिसमें अगर राष्ट्रपति को जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उससे परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत ये सलाहकार क्षेत्राधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय का। क्लियर। संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके लेखक का नाम दिया हुआ है। तारीख ए अलाई, ध्यान देंगे, पुस्तक का नाम एक तरफ दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके लेखक का नाम दिया हुआ है तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई की रचना जो है वो अमीर ए खुसरो के द्वारा किया गया था। क्लियर। तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी अहमद के द्वारा किया गया था। क्लियर। अहमद के द्वारा किया गया था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा किया गया था। तारीख ए हिंद की अगर बात करें तो अलबरून की थी। और हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। बारी बारी समझेंगे। तारीख ए अलाई एक गद्यात्मक रचना है जिसे खजाइनुल फतूह के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ की रचना 1311 ईस्वी में किया गया था। इसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की 15 वर्ष की विजय एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन किया है। तारीख ए मुबारक शाही की बात करें तो इसकी रचना याहिया बिन सरहिंदी ने किया, जिसने दिल्ली के सैयद राजवंश जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी के बीच के शासकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी के साथ इसमें मोहम्मद गौरी और सैयद वंश के तीसरे शासक तक के शासकों का इतिहास भी वर्णित किया गया है। तारीख ए हिंद जिसे किताबुल हिंद कहा जाता है, इसकी रचना प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक से 1000 ईस्वी के आसपास की राजस्थान की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, जो हुमायूं की बहन थी। इसने हुमायूं नामा में यानी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में अकबर के आदेश पर 1576 ईस्वी में इसकी रचना किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यह हुमायूं का कौन था? तो हुमायूं की यह बहन थी। किसके आदेश पर यह पुस्तक की रचना हुई थी? तो अकबर के आदेश पर इसकी रचना 1576 ईस्वी में किया गया था। तो सही मिलान होगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किस नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी, ब्राह्मणी, बैगई या पन्नार नदी? तो पेन्नार नदी जो है इसे ही उत्तरी पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। पेन्नार नदी को पेन्ना नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे उत्तरी पिनाकिनी भी कहा जाता है। यह भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है। यह कर्नाटक के चिकलापुर जिले में नंदी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। और ध्यान देंगे, और
वह पूर्व दिशा में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से बहकर बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है, यानी पेन्नार नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। पापाग्नि, चित्रावती और चैयरू ये नदियां जो है वो पन्नार नदी की सहायक नदी है। क्लियर। भारत का ग्रैंड केनियन जो है वो गोडीकोंडा, या कहेंगे भारत का ग्रैंड केनियन जो है वो गोंडी कोट्टा इसी नदी पर स्थित है। यानी कि भारत का ग्रैंड केनियन गोंडीकोट्टा जो है वो पन्नार नदी पर ही स्थित है। अब इसको पेन्नार नदी नहीं समझेंगे। क्लियर। कर्नाटक में भी प्रवाहित होती है पेन्नार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार नदी कर्नाटक में, पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश एवं पेन्नार नदी जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा में प्रवाहित होती है। पेरियार नदी कर्नाटक में, पेरियार नदी जो है वो केरल में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बहादुरों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अभियान का नाम क्या रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी वीर गति को प्राप्त भारतीय सेना को मेरी माटी मेरा देश इसे नाम दिया गया। भारतीय बहादुरों को सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित अभियान का नाम रखा गया है। क्लियर। शहीदों को सम्मान दिया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो बिहार के इन सभी जिलों में, पश्चिमी चंपारण में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में और किशनगंज, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाई जाती है। आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो ये वन विशेष रूप से किशनगंज जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय की तराई के दलदली भाग, पश्चिमी चंपारण और सोमेश्वर की पहाड़ी पर मिलते हैं। इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक भी बारिश होती है। इस वन में साल का वृक्ष जो होता है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इस वन के अन्य वृक्ष जो है वो चंपा है, अशोक है, आम है और करंज है। शुष्क पर्णपाती वन भी बिहार में पाई जाती है। यह बिहार के सबसे प्रचुर वन में से एक होती है। यानी शुष्क पर्णपाती वन जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो दक्षिणी बिहार के मैदानी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र दोनों में पाए जाते हैं। इस वन की मुख्य वृक्ष जो है वो शीशम, महुआ, खैर, अमिया और हर्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 ईस्वी से लेकर 2002 ईस्वी तक रहा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न्याय और समानता के साथ विकास पर आधारित था। यह योजना 7% के विकास लक्ष्य दर को प्राप्त करने में असफल रही और लक्ष्य किया गया था कि 7% विकास दर को हासिल किया जाएगा, लेकिन 5.6% विकास दर को ही हासिल किया जा सका। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करेंगे तो इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 के बीच था। क्लियर। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार शुरू किया गया था। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या PMGSY योजना जो है यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में योग्य असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में उचित सड़क संपर्क प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्व सरकारी निकायों के संगठन का सही पदानुक्रम की पहचान कीजिए। स्थानीय स्व सरकारी निकायों के संगठन का सही क्रम के अनुसार आपको सजाना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्थानीय स्व सरकारी निकाय के अंतर्गत ग्राम पंचायत आता है, दूसरे स्थान पर नगर पंचायत, तीसरे स्थान पर नगर परिषद और चौथे स्थान पर नगर निगम को शामिल किया जाता है। क्लियर। अब बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली एक निकाय होती है, जो पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर क्षेत्रीय स्व सरकारी संगठन होता है। इसके चुने हुए प्रशासक जो होते हैं उसके रूप में एक सरपंच होता है ग्राम पंचायत की। क्लियर। नगर पंचायत की बात करें जो दूसरा स्तर का होता है, एक माध्यमिक क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता है, तो एक माध्यमिक क्षेत्र के लिए नगर पंचायत होता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन जो क्षेत्र हो रहा है उसमें नगर पंचायत की व्यवस्था की जाती है। यह छोटे शहरों के स्तर पर काम करता है। जो अभी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है वैसे क्षेत्र में नगर पंचायत का गठन किया जाता है और ये छोटे शहर के रूप में काम करते हैं। क्लियर। नगर परिषद की बात करेंगे तो नगर पंचायत के बाद नगर परिषद का स्थान आता है। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद का गठन किया जाता है। जो छोटे शहर में परिवर्तित हो चुका है यह नगर पालिका का सर्वोच्च शासी निकाय होता है। और सबसे ऊंचे स्तर पर इसमें नगर निगम, महानगर पालिका या इसे नगर पालिका भी कहा जाता है। यह एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय सरकार
जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं तथा इसे परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं कहा गया है? मुस्लिम लीग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं कहा गया है? जरा कथन को जरा पढ़ के देखते हैं। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बनाया गया था, ये तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है 1908 ईस्वी में लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की मांग की गई, ये भी बिल्कुल सही है और 1909 ईस्वी में प्रदान कर भी दी गई। क्लियर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक नाम सैयद अहमद खान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये कथन जो है ना मुस्लिम लीग के बारे में बिल्कुल ही ये कथन जो है वो गलत कहा गया है। क्लियर। अब जरा समझिएगा, मुस्लिम लीग इसकी स्थापना आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में की गई थी और इस आधार पर 31 दिसंबर 1906 ईस्वी को इसका गठन कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ढाका में ही सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिया था तथा इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रख दिया गया था। क्लियर। तो ध्यान देंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नाम जो है सैयद अहमद खान के द्वारा नहीं बल्कि सलीम उल्लाह खां के द्वारा दिया गया था। सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई थी और 1909 ईस्वी के ध्यान देंगे 1909 ईस्वी के पार्लियामेंट सुधार में इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? जनगणना 2011 में जो हुआ वो 15वीं जनगणना थी, लेकिन दशक की क्वेश्चन पूछेगा 2011 की जनगणना जो थी वो दशक की कितनी जनसंख्या थी? तो दशक की 14वीं जनसंख्या और स्वतंत्र भारत का 7वीं जनसंख्या था, सॉरी 7वीं जनगणना था। क्लियर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली जनगणना जो हुई वो 1951 ईस्वी में हुआ था। जनगणना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का एक विषय माना गया है। इसे गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जनगणना का पहला लिखित प्रमाण कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में भी किया गया है। मुगल काल में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में भी जनन सांख्यिकी का वर्णन किया है। आधुनिक भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू किया गया था, जबकि नियमित जनगणना जो कि प्रत्येक 10 वर्ष पर किया गया इसकी शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है? तो ये दाद खाग, ध्यान रखेंगे इसका एक ट्रिक है, कवक के द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग होता है दाद। अब दाद के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे ए दाद खाग। क्लियर। ए से एथलीट फुट रोग और एक्जिमा दोनों को शामिल किया था, दा से दाद को शामिल किया था और एक द से दम्मा को शामिल किया था, खा से खाज और खुजली को शामिल किया था, ग से गलसुआ को शामिल किया था। क्लियर। ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है, फंगल डिजीज। क्लियर। ए दाद खाग, एथलीट फुट एक्जिमा रोग, एथलीट फुट और एक्जिमा। दाद से याद रखेंगे दा से दम्मा और दा से दाद खाद खुजली को, खा से खाज को रखेंगे, खुजली को रखेंगे, ग से गंजापन को रखेंगे। ये होता है कवक के द्वारा होने वाला रोग। क्लियर। तो दाद एक आम त्वचा संक्रमण होता है जो कवक के कारण हो जाता है। दाद को टीनिया भी कहा जाता है, एक फंगल संक्रमित रोग होता है जिसके कारण स्किन पर त्वचा पर दाना उग जाता है और उसमें खुजली होता है। यह आमतौर पर बीच में साफ त्वचा के साथ एक लाल खुजलीदार गोलाकार चकते होते हैं। शरीर का रिंग बोर्ड में यानी एथलीट फुट जो होता है वो टीनिया पेडिस और जॉब खुजली जो होता है वो टीनिया क्रोसिस और स्क्लैप के दाद यानी टीनिया कैपिटिस से संबंधित होता है। दाद अक्सर संक्रमित व्यक्ति या जानवर के सीधे त्वचा से संपर्क करने पर फैल जाता है। कवक एक बहुकेंद्रीय होता है। कवक का शरीर फिलामेंट से बना होता है जिसे माइसेलियम के नाम से जाना जाता है। कवक रोग जो होता है वो एथलीट फुट रिंगबोर्न एस्परजिलस कैंडियोसिस के कारण हो जाता है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि कवक जो होता है ना, कवक के द्वारा होने वाले रोग में ए दाद खाग, ए से एथलीट फुट रोग और एक्जिमा रोग, दा से याद रखेंगे दाद रोग, द से याद रखेंगे दम्मा, खा से खाज खुजली को याद रखेंगे, ग से गंजापन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो वह होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। क्लियर। जैसे टेक्स्ट हो, ग्राफ हो, चित्र हो या ध्वनि हो, इसको ट्रांसफर करना तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर आधारित होता है, इंटरनेट सेवा से यह जुड़ा हुआ होता है।
एसएमटीपी क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट की बात करेंगे तो टेलनेट का मतलब होता है टेली टाइप नेटवर्क। यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल होता है जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। एचटीटीपी की बात करेंगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला बिहार के मगध प्रशासनिक संभाग का हिस्सा नहीं है? कौन सा जिला है जो बिहार के मगध प्रशासनिक संभाग का हिस्सा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो ध्यान देंगे कि अरवल है ऑप्शन में, औरंगाबाद है, गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन में सभी जो है ना वो सभी के सभी मगध प्रशासनिक संभाग यानी मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अरवल भी, औरंगाबाद भी और गया को भी शामिल किया जाता है। क्लियर? अब जरा देख लेंगे, एक तरफ आपका प्रभाग यानी प्रमंडल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय है और फिर तीसरी तरफ उससे संबंधित जिले को दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है, तो आप ध्यान रखेंगे। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कुल 9 है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। क्लियर? अब पटना का मुख्यालय, पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में स्थित है और इसके अंतर्गत बक्सर जिला, भोजपुर जिला, कैमूर जिला, नालंदा, पटना और रोहतास जिला को शामिल किया जाता है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो गया में स्थित है और इसके अंतर्गत अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा जिलों को शामिल किया जाता है। सारण प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो छपरा में स्थित है, इसका मुख्यालय गोपालगंज, सारण, सीवान में स्थित है, सीवान है। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत इसका मुख्यालय, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है और इसके अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला, पश्चिमी चंपारण जिला, मुजफ्फरपुर जिला, सीतामढ़ी जिला, शिवहर जिला और वैशाली जिला को शामिल किया जाता है। दरभंगा का मुख्यालय जो है वो दरभंगा में स्थित है और दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को शामिल किया जाता है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है और इसके अंतर्गत मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिला को शामिल किया जाता है। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया में स्थित है और इसका मुख्य और इसे रिलेटेड जो जिला है वो पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज है। भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर में स्थित है और इसका जो जिला है, इससे रिलेटेड जिला जो है भागलपुर प्रमंडल से, वो भागलपुर और बांका जिला है। मुंगेर जिला की बात, मुंगेर प्रमंडल की बात करेंगे तो मुंगेर प्रमंडल से का मुख्यालय मुंगेर में ही स्थित है और इसे संबंधित जिले मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा जिले को शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि या एमएमआरपी पद्धति का उपयोग गरीबी की आकलन करने के लिए, गरीबों की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति या एजेंसियों के द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रंगराजन द्वारा देश में गरीबी मापन की पद्धति की समीक्षा करने के लिए जून 2022 में गठित योजना आयोग ने 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्लियर? भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान करने के लिए कुल 6 प्रकार की आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। वो 6वें प्रकार का ध्यान रखेंगे। योजना आयोग का कार्य समूह जो कि वर्ष 1962 ईस्वी में, एम दंडेकर और एन रथ समिति वर्ष 1971 ईस्वी में, अलग समिति का गठन वर्ष 1979 ईस्वी में, लकड़ावाला समिति का गठन वर्ष 1993 ईस्वी में, तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में और रंगराजन समिति का गठन 2014 में किया गया था। ये सभी जो समितियां थी, 6 वो समितियां, 6 वो गरीबी मापने के लिए एक पद्धति का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें से एमएमआरपी पद्धति का इस्तेमाल जो है वो रंगराजन समिति के द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2014 को योजना आयोग को सौंपी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कर्नाटक पद्धति का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस आंदोलन में एक रणनीति के रूप में किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसा संग्राम है जिसमें कर्नाटक पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। अब जरा ये समझिएगा कि क्या है ये कर्नाटक पद्धति। तो इतिहासकार सुमित सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुल 3 चरण में पहचान की है, कुल 3 चरण में बताया है भारत छोड़ो आंदोलन को। पहला चरण जो था उसको एक शहरी विद्रोह द्वारा चिन्हित किया गया था जो हमले, बहिष्कृत और पिकेटिंग का चिन्हित करता है। क्लियर? पिकेटिंग को चिन्हित करता है। इसे बहुत जल्दी ही दबा दिया गया था पहले चरण वाला भारत छोड़ो आंदोलन को। दूसरे चरण में जो हुआ उसके फोकस को ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित कर दिया गया था जो एक प्रमुख किसान विद्रोह का गवाह बना था। तीसरा चरण जो भारत छोड़ो आंदोलन का चला, ये मुख्य रूप से कर्नाटक पद्धति का इस्तेमाल हुआ था इसमें,
क्योंकि इसमें आतंकवादी गतिविधि की विशेषता थी, जिसमें मुख्य रूप से संचार प्रणाली की अवस्थिति करके और विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर पैगंडा गतिविधि को भारत में कहीं से अज्ञात जो ऊषा मेहता था इनके द्वारा संचालित एक गुप्त रेडियो स्टेशन सहित विभिन्न प्रयासों को तोड़फोड़ करना शामिल किया गया था। इसे कर्नाटक पद्धति के रूप में जाना गया था। क्लियर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के तीसरे चरण जो है उसमें कर्नाटक पद्धति के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित किया गया है? अब एक तरफ चीनी उद्योग में उपोत्पाद है और दूसरे तरफ उसका क्या उपयोग है। चीनी उद्योग में क्या उत्पाद किया जाता है, किस प्रकार के उपभोग का उपोत्पाद का उपयोग किया जाता है और उसको कहाँ यूज किया जाता है, इसमें मिलान किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, खोई जो चीनी उद्योग में खोई जो बनता है, गन्ना जो रिश्ता है, गन्ना से जब रस रिश्ता है तो उसका खोई जो बच जाता है, उसका छिलको जो बच जाता है, उसका उपयोग, छिलका जिसको कहते हैं, उसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही मिलान किया हुआ है। दूसरा है सीरा। सीरा का उपयोग जो है चीनी उद्योग में किण्वन फर्मेंटेशन के फलस्वरूप सीरा जो बनता है वो इथेनॉल के उत्पादन में इसका प्रयोग किया था। बिल्कुल सही है। तीसरा जो है वो प्रेस मिट्टी का प्रयोग जो है वो मोम बनाने में इसका इस्तेमाल किया था। तीनों के तीनों जो है वो चीनी उद्योग में उपोत्पाद जो है और उसका उपयोग तीनों के तीनों सही मिलान किया हुआ है। जरा देखिएगा, खोई या फाइबर इसमें 48% होता है, जल 50% और शर्करा 2% होता है। यह घुलनशील ठोस का घुलनशील मतलब फाइबर, जल और शर्करा का घुलनशील ठोस होता है। इसका उपयोग चीनी मिलों में उष्मा और बिजली का उत्पादन करने, बिजली कागज में और डिस्पोजेबल खाद्य कंटेनरों के निर्माण में किया जाता है। सीरा की बात करेंगे तो इसे ट्रैकले के नाम से, सीरा को ट्रैकले के नाम से जाना जाता है। यह गन्ना या चुकंदर के रस से चीनी के क्रिस्टलीकरण के बाद जो बचा हुआ जो चाशनी होता है उसको सीरा कहा जाता है और गन्ने से बने हल्के किस्म के सीरे जो खाने योग्य होते हैं, अतः इसका उपयोग औद्योगिक एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल के निर्माण में किण्वन के लिए किया जाता है। प्रेस मिट्टी जो होता है यह गन्ने के रस को छानने के दौरान उत्पन्न होने वाला संपीड़ित चीनी उद्योग अपशिष्ट होता है। इसका उपयोग उर्वरक, रसायनों का निष्कर्षण, जैव सॉर्बेट, पशु चारा, सीमेंट के निर्माण और मोम बनाने में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाने हैं? क्लियर। तो ये 30 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाना है और कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना किया जाना है। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो अगले 40 अगले 3 वर्षों के अंदर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रम के संरेखन पर जोर दिया जाएगा। यह योजना उद्योग 40 के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेट्रोनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए दौर के पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी। विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे इसके अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन का रिमोट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टेलीविजन का रिमोट जो है वो अवरक्त किरण का प्रयोग करता है। टेलीविजन का रिमोट जो है वो अवरक्त किरण का प्रयोग करता है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यह एक डायोड का उपयोग करता है जो तरंगदैर्घ्य में लगभग 940 नैनोमीटर पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह निकट आवर्तित 7.8 गुने 10 टू द पावर -7 से लेकर 10 पर पावर -3 मीटर तक होता है तथा आवृत्ति परिसर 10 पर पावर 12 से लेकर 10 पर पावर 8 हर्ट्ज तक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? तो विंडोज लोगो की प्लस लॉक का इस्तेमाल किया। क्लियर। विंडोज लोगो की प्लस लॉक यानी एल का प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट कीज के रूप में विंडोज 10 को लॉक करने के लिए। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए विंडोज लोगो की प्लस एल, बड़ी एल, कैपिटल एल का प्रयोग किया जाता है। विंडोज 10 पीसी को खोलने यानी ओपन करने के लिए विंडोज लोगो की प्लस ई, कैपिटल ई का प्रयोग किया जाता है। पूर्व में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलना है तो कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करेंगे और पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना है तो CRTL यानी कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करेंगे। प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना है तो कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करेंगे और पूर्व से रद्द किए गए आदेश को पुनः प्रभावी बनाने के लिए कंट्रोल प्लस Y का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उग्रवादी
राष्ट्रवादी के विकास के कारण थे? उग्रवादी राष्ट्रवादी के विकास के कारण में कौन इसमें से शामिल था? जरा देखिएगा, अंग्रेजों का शोषणकारी रवैया, जिसके कारण से उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। भारतीयों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की वृद्धि हो गई, जिसके कारण से भी उग्रवादी रूप से राष्ट्रवादी का बढ़ावा मिला। और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी देखने को मिला, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखने को मिला, तो उसके बाद भी उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास हो गया भारत में। क्लियर? भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के कई कारण थे, जिसमें से ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान हो गई, आत्मविश्वास का संदेश, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि हुई, कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष हुआ, कर्जन की प्रतिक्रिया नीतियां थी, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हुआ, उग्र विचारों से प्रेरित नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ और उग्रवादी दल के उद्देश्य तथा कार्यक्रम का भी योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा हाट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो वो किया गया है सिलहट। वो जो है वो सिलहट में किया गया है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, सिलहट में किया गया है। अब जरा देखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच सिलहट के कंपनीगंज उप जिले के अंतर्गत भोलागंज में एक नई सीमा हाट का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश के प्रभावी या प्रवासी कल्याण और विदेश रोजगार मंत्री इमरान अहमद और भारत के सहायक उच्चायुक्त नीरज कुमार जायसवाल ने संयुक्त रूप से इस सीमा हाट का उद्घाटन किया है। इस हाट में कुल 26 भारतीय स्टॉल और 24 बांग्लादेश के स्टॉल लगाने की अनुमति होगी। सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोग इस हाट का उपयोग कर सकेंगे। क्लियर? इसके लिए विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। हाट में बिकने वाला सामान्य ड्यूटी फ्री होगा। सिलहट प्रभाग में एक चौथा सीमा हाट है, जिसमें 3 हाट पहले से चल रही है। इसी प्रभाग में 3 और सीमा हाट खोलने की योजना है। पहली सीमा हाट की शुरुआत वर्ष 2011 में मेघालय के कलईचार में पश्चिमी गारो हिल्स जिले में और बांग्लादेश के कुरीग्राम में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल भूजल योजना जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। यह योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस योजना की शुरुआत जो है वो 2020 में किया गया था। अटल भूजल योजना की शुरुआत। क्लियर? इस योजना का कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य समुदाय के नेतृत्व वाले स्थानीय या अस्थायी भूजल प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। अटल भूजल योजना का प्रमुख उद्देश्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे चिन्हित राज्यों में पानी की कमी वाले चुनिंदा क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। यह 6,000 करोड़ रुपए का योजना है, जिसमें से 3,000 करोड़ का ऋण जो है वो विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक का वित्त पोषण एक नए ऋण तंत्र के तहत है, जिसे प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स कहा गया है। मतलब अटल भूजल योजना जो है इसके लिए विश्व बैंक का वित्त पोषण एक ऋण तंत्र के तहत स्थापित किया गया है। इसे प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स कहा जाता है। इस योजना को 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए लागू की गई है और अब इसे 2 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादाब जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है, नकली पैर जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो नकली पैर। पादाब का मतलब स्यूडोपोडिया मतलब नकली, स्यूडो मतलब नकली, पोडिया मतलब पैर, नकली पैर शब्द निम्नलिखित में से किस जीव से संबंधित है? तो ध्यान देंगे, अमीबा। अमीबा जो होता है उसमें नकली पैर यानी स्यूडोपोडिया का संबंध अमीबा से ही है। अमीबा सूक्ष्म जीवों का सेवन करता है, यह भोजन का पता लगाता है तथा यह पादाब यानी कि स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है, नकली पैर को बाहर निकालता है जो भोजन के कण को निगल लेता है। भोजन एक खाद्य रसधानी में फंस जाता है जाकर और यह पाचन तरल पदार्थ प्राप्त करता है। पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 2026 में समुद्र यान मिशन लॉन्च करेगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 2026 में समुद्र यान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र की खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के सूट के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक 3 मनुष्य को ले जाने के लिए एक स्वचालित मानव पनडुब्बी विकसित करना है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान इस मिशन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी का काम करेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात करेंगे तो इसका गठन भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पृथ्वी जोखिम मूल्यांकन केंद्र और महासागर विकास मंत्रालय के विलय से
29 जनवरी 2006 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता कैबिनेट मिशन योजना की नहीं रही थी? कौन सी योजना जो थी वो कैबिनेट मिशन योजना की नहीं रही थी? तो मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया था। यही बात कैबिनेट मिशन योजना के बारे में सही नहीं है। हुआ क्या था? तो 29 जुलाई, थोड़ा सा मिस्टेक इस ऑप्शन में है। मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस लेने के प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, बल्कि वापस ले लिया था। क्लियर? 29 जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले लिया था मुस्लिम लीग, ये सही होगा। क्लियर? और इसमें कह रहा प्रस्ताव पारित किया था, जी नहीं, पारित नहीं किया था बल्कि वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे मुस्लिम लीग ने औपचारिक रूप से 29 जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले ली। इसके बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे शुरू करने का फैसला किया ताकि सरकार अपनी मांग को स्वीकृत करने के लिए दबाव डाल सके। 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय किया गया और 29 फरवरी 1946 को ब्रिटिश पीएम एटली ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मिशन और भारत छोड़ने की योजना के बारे में घोषणा की थी। इसके पश्चात 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों का एक उच्च स्तरीय मिशन, जिसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर के साथ 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन जो है योजना वो भारत आया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा के प्रत्येक सदस्यों को नियुक्ति करने का काम जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पद ग्रहण करने की चर्चा राष्ट्रपति के सामने करते हैं, अतः वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता ही प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री की अगुवाई में ही मंत्री परिषद के सदस्य जो है वो अपना पद ग्रहण करते हैं। क्लियर? अब ध्यान देंगे, अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, जो सामूहिक बात की जाती है मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी जो है उसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 में किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व है क्या? तो इसका अर्थ है कि मंत्री परिषद लोकसभा के समक्ष एकल इकाई के रूप में सरकार यानी कार्यपालिका के प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि वह कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच अविश्वास प्रस्ताव हो जाने के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रधानमंत्री पर अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसके विरुद्ध, तो ऐसे स्थिति में पूरी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, अर्थात पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कोई कमी रह जाने पर वो भी बताइएगा, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर आवाज में कुछ गलती भी हो जाता है तो उसे आप फिर भी मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा।